प्लान बनाया था हमने। तो फास्ट के बारे में हमने आधा पढ़ा था कल, तो मैं वहाँ से भी पढ़ रही हूँ। तो बाबा ने बोला कि लौकिक में जैसे फास्ट रखते हैं वैसे ही यहाँ भी फास्ट रखते हैं। तो वहाँ तक हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे कौन सा फास्ट रखना है? तो बाबा ने कहा टाइम टेबल बनाओ, आज इस बात की फास्ट रखेंगे। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा करो, जैसे वह लोग कब कोई चीज की फास्ट रखते हैं वैसे आप लोग भी हर रोज कोई न कोई कमी की बात नोट करो। बाबा ने कहा कोई न कोई कमी की बात अपने अंदर हम नोट करें आत्मा के लिए। वह लोग भी जो चीज नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो, फिर उसको चेक भी करो। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते तो बीच में खा भी लेते हैं। ऐसा होता है ना, जहाँ पे व्रत रखते हैं, कई बार ऐसे करते हैं कि बीच में व्रत तोड़ देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे करते हैं। बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो वह प्रतिज्ञा खत्म। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते समस्या ऐसी आ गई है, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा। तो कई बार हम देखते हैं, हम प्लान करते हैं 20 बार आज 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे और बीच में कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प आ गया, फिर उसमें हम खो गए और कितना समय चला जाता है, हम अब समेट नहीं पाते अपने आप को। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही यहाँ पर भी होता है। अब वह संस्कार खत्म करो। बाबा ने कहा उस संस्कार को भी खत्म करो। समेटना और समाना सीखो। तो बाबा हमको 2 गुणों को धारण करने के लिए बोल रहे हैं। एक है समेटना और दूसरा है समाना। तो क्या समेटना है और क्या समाना है? तो बाबा बोल रहे हैं पुराने संस्कार समाना है, उसकी प्रतिज्ञा करो, वह फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना, आप लोग तो सभी से बड़े हो, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो। यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि बनेंगे तब विजयी बनेंगे। तो बाबा ने कहा प्रतिज्ञा दृढ़ता से करनी है। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। तो बाबा ने कहा आपको बाप पर तो निश्चय है, लेकिन स्वयं में भी निश्चय ये होना चाहिए। अगर हम बाबा के 18 कदम देखते हैं, ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, तो उसमें सबसे पहला स्टेप है स्वयं में निश्चय, अपने आप में निश्चय। उसके बाद है बाबा में निश्चय। तो इतना इम्पोर्टेंट स्टेप ये है, पहले अपने आप में निश्चय कि हम वही कल पहले वाली आत्माएं हैं जो हर कल्प में विजयी बनी हैं। ये निश्चय अपने आप के अंदर कि हम कर सकते हैं। ये सारी बातें बाबा ने कहा कि पहले से ही हमको ये धारण करना है, हमको ये निश्चय रखना है अपने आप में, और फिर बाबा में निश्चय रखना है, और फिर उसके बाद है परिवार में निश्चय, और फिर ड्रामा में निश्चय। जब ये चारों निश्चय आ जाएंगे तब हम जाके फुल स्टॉप लगा पाएंगे और हम आगे बढ़ पाएंगे, आत्मा आगे बढ़ पाएगी। तो सबसे पहला स्टेप स्वयं में भी निश्चय हो। बाबा ने कहा विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, फिर वह समस्या नहीं फील होगी, लेकिन खेल फील होगा। खेल खुशी से किया जाता है। कोई कार्य सहज होता है तो आप लोग कहते हो ना, यह तो बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। बड़े से बड़े हो
तो बड़े से बड़ी स्थिति भी बनाओ। बाबा ने इम्पोर्टेंट लाइन कही, क्या कहा बाबा ने? बड़े से बड़े हो तो बड़े से बड़ी स्थिति भी बनाओ। कई बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता है। आप लोग ऐसे नहीं बनना, बाबा ने कहा। जितने बड़े हो उतना ही बड़ी स्थिति भी दिखलाओ। बड़ा कार्य करके दिखाओ। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं, बाबा ने कहा। अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनाना बड़ी बात नहीं। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। तो अव्यक्त स्थिति क्या है? बाबा इस स्थिति से बोल रहे हैं। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति। बाप की 2 घंटे याद क्यों? 2 घंटे बाप की याद रही तो बाकी समय क्या किया? बाप के स्नेही हो व माया के, बाबा पूछ रहे हैं। जिससे स्नेह होता है, स्नेह अर्थात संपर्क, जिससे संपर्क होता है तो उन जैसे संस्कार जरूर भरेंगे। संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है ना? तो ये समझने की बात, संस्कार मिलने के आधार से ही संपर्क होता है ना? तो अगर बाप के स्नेही हो, संपर्क भी है, तो संस्कार क्यों नहीं मिलते? फिर बाप दादा कहेंगे कि माया के स्नेही हो। अगर 2 घंटे बाप के स्नेही और 22 घंटा माया के स्नेही रहते हो तो क्या कहेंगे? सर्विस करते भी स्नेही को, संपर्क को न छोड़ो। तो बाबा ने क्या कहा? सर्विस करते भी स्नेह को, संपर्क को ना छोड़ो। संपूर्ण स्टेज तो नजदीक रहने की है। एक गीत भी है ना, न वो हमसे जुदा होंगे। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा? तो होना निरंतर चाहिए, परंतु पुरुषार्थ के कारण फिर भी मार्जिन देते हैं, बाबा ने कहा। तो कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट भी देखेंगे। हर सप्ताह की रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ, बाबा ने कहा। तो हमें सेंटर की दीदी से अपना रिजल्ट चेक करवाना है और हर सप्ताह की रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास की रिजल्ट मधुबन आनी चाहिए, बाबा ने कहा। देखो कितना बाबा कितना कंसर्न रखते हैं हमारे पुरुषार्थ का और चाहते हैं कि फॉलो अप करने के लिए तैयार है, हमें हमें भेजना, ऐसे बोल रहे हैं बाबा। इतना माना हमको ध्यान रखना है। ब्राह्मणियों को काम करना चाहिए। हर सप्ताह की डायरी हर एक की चेक करो। क्या टाइम टेबल बनाया, उसमें कहाँ तक सफल हुए। फिर शॉर्ट में 1 मास की रिजल्ट मधुबन भेजनी है। अभी अलबेलेपन का समय नहीं है। बहुत समय अलबेला पुरुषार्थ किया। तो बाबा ने क्या कहा? अभी अलबेलेपन का समय नहीं है। बहुत समय हमने अलबेला पुरुषार्थ किया। अब जो किया सो किया। फिर यह स्लोगन याद दिलाएंगे जो आप लोग औरों को सुनाते हो, अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। अगर अब न करेंगे तो फिर कब करेंगे? फिर कब हो नहीं सकेगा। बाबा ने क्या कहा? फिर कब हो नहीं सकेगा। तो टालना नहीं है। कोई भी बात हमारे सामने आए वो चेंज बाबा कह रहे हैं इमीडिएटली हमें करना है, तुरंत करना है। इसलिए स्लोगन भी याद रखना हर दिन का। तो बाबा कह रहे हैं हर दिन का अलग अलग अपने प्रति स्लोगन भी सामने रख सकते हो। तो ये एक और पुरुषार्थ की विधि बाबा बता रहे हैं कि जो एक स्लोगन लेना है हमें रोज और फिर उसको अपने सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वो कैसे बाबा समझा रहे हैं? जैसे यह स्लोगन है कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। इस रीति दूसरे दिन फिर
दूसरा स्लोगन सामने रखो। तो कोई ना कोई स्लोगन बाबा कह रहे हैं सामने रखो, तो मुरली में ही हमें स्लोगन मिलता है, हम वो भी साकार मुरली की स्लोगन को भी सामने रख सकते हैं और उस अनुसार पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो साकार मुरली में जो भी स्लोगन आता है उसका लक्ष्य ही ये होता है कि हमें वो अव्यक्त स्थिति में बसा सके, इसीलिए होता है वो स्लोगन। तो अगर हम केवल उस दिन के स्लोगन को भी फॉलो करेंगे तो हम अव्यक्त स्थिति में बहुत इजीली स्थित हो सकेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते कोई ना कोई एक स्लोगन लो और उसको रोज सामने रखकर फिर पुरुषार्थ करो। जैसे बाबा ने सुनाया कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह भी सुनाया था कि मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। तो ये सारे स्लोगन्स, तो इसी प्रकार हर रोज का कोई न कोई स्लोगन सामने रखो और उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ। फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाती है। तो आगे बाबा कह रहे हैं फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं हो सकती है ना। फरिश्ता माना ही फर्श से उपरांत, अभी अभी आया और गया, कार्य समाप्त हुआ फिर ठहरते नहीं। आप लोगों ने भी कार्य के लिए व्यक्त का आधार लिया, कार्य समाप्त किया फिर अव्यक्त 1 सेकंड में। यह प्रैक्टिस हो जाए फिर फरिश्ते कहलाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति, थैंक यू। तो अभी हम 1 मिनट रिफ्लेक्ट करते हैं आज की मुरली में बाबा ने क्या सुनाया। ओके, ओम शांति। तो आज हम ब्रेकआउट रूम में नहीं जाएंगे, लेकिन यहीं पर मुरली का चर्चा करेंगे। तो हम कुछ प्रश्न रखते हैं और आप सभी अपना मंथन उस प्रश्न से रिलेटेड 1 बाय 1 सुनाना। देखो, जो कल की मुरली थी, बुद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि, ये बहुत स्पेशल मुरली है, क्योंकि यहाँ पर बाबा ने प्रैक्टिकल रूप में बताया है कि पुरुषार्थ करने की बहुत आवश्यकता होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा टाइम टेबल योग्य रीति बनता नहीं है। और हम सभी ब्राह्मण आत्माएं जब से भी बाबा के बच्चे बने हैं, तभी कुछ ना कुछ प्लान करते ही होंगे कि कैसे हम पुरुषार्थ करने की विधि रखें, कैसे हम अपने आप को ट्रैक करें। और हम में से काफ़ी इसमें सक्सेसफुल भी है और काफ़ी सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं कभी-कभी। तो थोड़ा-सा हम क्रिएटिव रूप से आज के ये जो मुरली है इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि समय भी हमारे पास काफ़ी है। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, आप सभी बताएं कि टाइम टेबल रखना की आवश्यकता क्यों है? बाबा ने क्यों टाइम टेबल रखने के लिए हमें कहा है इस मुरली में? इससे क्या फ़ायदे होंगे? आप हैंड रेज़ करें, क्योंकि सभी बहुत सारे आत्माएँ हैं, तो जैसे-जैसे आप हैंड रेज़ करेंगे वैसे-वैसे आपको उत्तर देने के लिए हम कहेंगे। नमिता बहन? ओम शांति भाई जी।
बाबा ने टाइम टेबल बनाने के लिए बोला, हमारा आत्मा के उन्नति के लिए। जैसे हम स्थूल में टाइम टेबल कार्य के लिए बनाते हैं, ऐसे भी हमें हमारा आत्मा की उन्नति के कैसे लिए भी हम कैसे होगी आत्मा की उन्नति टाइम टेबल बनाने से? मना जैसे हम कार्य करते हैं ना, तो कार्य से पहले हम वो टाइम टेबल बनाकर कार्य करते तो हमारा हर कार्य ठीक से मतलब एक्यूरेट होता है। एक काम के बाद वो दूसरा काम, और ऐसे एक के बाद एक सिस्टमेटिक होता है। ऐसे बाबा ने कहा कि अपने आत्मा की उन्नति के लिए भी टाइम टेबल बनाते हैं तो हमारा चेकिंग भी हो जाएगी। देखिए कौन सा टाइम हम मतलब अमृत वेले से हम टाइम टेबल बनना है। अमृत वेले से टाइम टेबल बनाने से पहले हम अमृत वेला करेंगे, उसके बाद मुरली पढ़ेंगे, उसके बाद फिर दिनचर्या में के बाद फिर शाम को फिर नुमाशाम करेंगे, फिर रात को सोने से पहले बाबा को लेटर लिखते हैं या बाबा को 2 दिन भर जो काम करते हैं उसको भी सुना कर सोते हैं। ऐसे टाइम टेबल बनाने से हमारा एक एक के काम अच्छी तरह होता है, वो हमारा चेकिंग भी हो जाएगी। मतलब मैं आज दिन भर मेरे जो टाइम टेबल आत्मा के जो टाइम टेबल बनाया, मैं अव्यक्त स्थिति में कितना समय रहा, मैं अव्यक्त स्थिति कर पाया या नहीं। फिर ऐसे एक एक पॉइंट याद में आ जाएगी तो हमारा दिन भर अटेंशन भी रहता है, हर कार्य में अटेंशन भी रहता है, तो दिन भर कार्य भी अच्छा होता है, ऐसे मैंने समझा। और प्रैक्टिकल में भी हमारा कोई भी कार्य हम छोड़ देते हैं तो आज ठीक है मैं नमिता बहन, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात हाँ नहीं। ऐसे में करती हूँ। ओम शांति भाई जी। शॉर्ट में सुनाए सभी, और जो प्रश्न पूछा उससे रिलेटेड ही बताना। विजय बहन आप बताओ, टाइम टेबल बनाने के लिए बाबा ने क्यों कहा? ये भाई जी, जब हम स्थूल कार्य में इतने बिजी हो जाते हैं, और ये तो बहुत सूक्ष्म बात है ना, तो वो स्लिप हो जाता है। तो टाइम टेबल जब हम बनाएंगे, और साथ में आजकल मोबाइल है तो अलार्म भी रख लेती हूँ, तो क्या होता है कि याद आती है, टाइम टेबल रखने से बार बार उसको हम देखते हैं, याद आती है, और कभी मिस किया तो वापस वो करना शुरू करते हैं, तो इसलिए उन्नति होती है, हमें व्यक्त स्थिति में मदद करती है। भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने हैंड रेस किया था कि बताऊं क्या, पूछूं क्या? हाँ जी। हाँ, तो कल की मुरली के दौरान बाबा ने कहा था कि अव्यक्त स्थिति में निरंतर स्थित होना है, लेकिन बिंदी रूप में नहीं, अव्यक्त रूप में। ये बात थोड़ी मुझे समझ में नहीं आई, तो पूछनी थी। ओम शांति। आपको क्या लगता है उसका अर्थ होगा विजय बहन? मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैंने क्वेश्चन रखा। शायद खुद की याद और बाबा की याद वही होगी अल्टीमेटली, पर वो स्पेसिफिक समझ में नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं। कोई बताना चाहेगा इस प्रश्न का उत्तर? हाँ जी, ओम शांति। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मुझे भी ये प्रश्न आया था जब मैं पढ़ रही थी। तो बाबा ने स्पेसिफिकली बोला कि बिंदी रूप और अव्यक्त रूप, ये दोनों में फर्क है। तो आप अव्यक्त स्थिति में आपको स्थित होना है, बिंदी रूप में की बात नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा बिंदी रूप तो और भी आगे का स्टेज। तो पहले हमें अव्यक्त स्थिति बनानी है, यानी अंतर्मुखता में जाना है, हमें अपने आप को देखना है, और जो भी मतलब पुरुषार्थ अंदर आत्मा का करना है वो करके फिर बिंदी रूप में जाना। माना चलते फिरते भी हम अव्यक्त स्थिति में रह सकते हैं, मतलब काम काज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो भी हम अव्यक्त स्थिति में हैं। लेकिन बिंदी रूप जो है वो स्थिति हम कब बना रहे हैं? जब हम योग में बैठे हैं और अपने आप को समेट कर सभी कुछ मतलब बीज रूप स्थिति में जाने के लिए जो हम अपने आप को बिंदी देखते हैं, उस रूप में जा रहे हैं, और फिर बिंदी ऊपर जाके फिर बाबा से मिल रही है। तो वो स्थिति जो है बिंदी रूप की स्थिति, वैसे तो आगे जैसे हमारा पुरुषार्थ और आगे बढ़ेगा, हम एक पॉइंट पर पहुंचेंगे तो चलते फिरते हम बिंदी रूप भी बना पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है, जो अव्यक्त स्थिति हम बना रहे हैं, उसमें मतलब व्यक्त से
ऑपोजिट अव्यक्त है ना, मतलब जो व्यक्त है अपने स्थूल इंद्रियों को यूज करना या फिर अपनी बुद्धि को यूज करना, ये सारा व्यक्त भाव है। और उसका ऑपोजिट मतलब जस्ट उस स्थिति में स्थित हो जाना, मैं शांत स्वरूप हूँ, बोलना एक चीज, मैं शांति में बैठ जाना ये दूसरी चीज। तो जब हम ऐसे बैठ जाते हैं उस स्थिति में, स्थित हो जाते हैं, तो उसको अव्यक्त भाव माना, व्यक्त का ऑपोजिट, व्यक्त नहीं कर रहे हैं, समाकर उस स्थिति में बैठे हुए हैं, माना बैठे हुए हैं माना आत्मा बैठी हुई है, लेकिन हम हाथ पांव से शायद काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम कभी कभी कर्मेंद्रिय यूज करके बात भी कर रहे हैं किसी से, लेकिन अंदर की स्थिति जो ब्रह्मा बाबा की सबसे बड़ा पुरुषार्थ था, अंदर अशरीरी बन रहे थे बाबा, या फिर परम धाम में बैठे हुए होते थे, लेकिन किसी से बात भी कर रहे हैं, तो ये स्थिति हमको बनानी है, तो इससे अव्यक्त कहेंगे। ओम शांति। ओके, और कोई थोड़ा सिंपल डेफिनेशन दे सकते हैं इस प्रश्न का? वर्षा बहन, आज के इसमें केवल हैंड रेस करना है क्योंकि हम सब इकट्ठा है ना। हाँ जी, बोलिए वर्षा। कार्य व्यवहार में अव्यक्त स्थिति काम में आएगी और बीज रूप स्थिति संस्कार परिवर्तन या विक्रम विनाश के लिए परम धाम की स्थिति रहेगी, जिसमें विदेही स्थिति बनेगी, क्योंकि व्यक्त कर्म करते हुए अव्यक्त स्थिति की भासना ज्यादा अच्छा लगेगा और बीज रूप स्थिति परम धाम की स्थिति। ओम शांति। आपने बीज रूप स्थिति बोला है, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई ऐड करना चाहता है लास्ट इस प्रश्न के ऊपर? बीके डॉट कौन है? बीके डॉट। हाँ भाई जी, मैं तेजल बोल रही हूँ। तो अव्यक्त स्थिति है, व्यक्त मीन्स वाणी में आना, और अव्यक्त स्थिति है वाणी से परे रहना। तो वाणी से परे जब हम शांत स्वरूप में मीन्स मन और बुद्धि को हमें उच्च स्थिति में रखना है। आइधर आप रखें अव्यक्त लोक में लाइक सूक्ष्म वतन में, या तो अब हम अपने परम धाम में, ये मन और बुद्धि का ही सिर्फ रखने की स्थिति है। तो हम हमेशा कार्य में आते हुए, कोई काम करते हुए या तो बातें करते हुए भी मन और बुद्धि को हमेशा अपनी उच्च स्थिति में रखें। तो ये है अव्यक्त स्थिति में रहना। ओम शांति। ओके, थैंक यू। बाकी चैट्स में भी बहुत अच्छे आए हैं 2-3 जनों के कमेंट्स। अभी आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनको क्लियरिफिकेशन मिला है थोड़ा? जी भाई जी, थैंक यू। हाँ ओके, मिला जी, मिला, तो समझ में आया। हाँ, तो थोड़ा ये जो होता है बिंदी रूप, थोड़ा समय लगता है और फुल डे रहना इट्स नॉट वेरी पॉसिबल, इसलिए बाबा ने थोड़ा बताया अव्यक्त स्थिति में ही भी अगर आप रह सकते हो तो अच्छी बात है दिन भर में। तो इसके लिए बाबा ने चेकिंग करने की विधि बताई। अच्छा, बाबा की चेकिंग करने की विधि और हम बच्चों की चेकिंग करने की विधि में क्या डिफरेंस था? निशा बहन बताए। बाबा हम लोग चेकिंग करते हैं कि वर्तमान में जो हमारा पुरुषार्थ चल रहा है उसके हिसाब से, कि मान लीजिए 1 महीने पहले मेरा थोड़ा वैसा था और प्रेजेंट में क्या है। बाबा ने कहा कि जो आपका लक्ष्य है आप उससे देखिए, कि जो आपने लक्ष्य बनाया है आप उससे कंपेरिजन करिए कि आप उस लक्ष्य के नजदीक पहुंचे हैं, उसको चेकिंग बाबा ने बताया। ओम शांति। वंडरफुल। तो बेंचमार्क जो हम करते हैं, हम अगर पिछले दिन से अभी अच्छा करते हैं तो हमें लगता है कि प्रोग्रेस है। तो ये सब बच्चों ने हाथ उठाया था, लेकिन बाबा की चेकिंग की विधि थोड़ी अलग थी। ओके, बाबा ने इस मुरली के अंदर एक और चीज बताई है कि आपका चार्ट है निमित्त टीचर बहनों को भी दे रहे। उसके पीछे क्या राज होगा? बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं? आज के दिन हमने पढ़ा था वो पाठ। मीना बहन, मीनू बहन, सॉरी। शांति भाई जी, ओम शांति। बाबा का कहना है भी हमको 3 साल टिकट लेने हैं ना। कविता बहन जी, जो हैंड रेस कर रहे हैं उन्हीं को आज उत्तर देना है। आज हम ब्रेकआउट रूम में नहीं है। हाँ मीनू बहन जी।
ओम शांति। बाबा हमें, जैसे अभी पहले क्वेश्चन पूछा था कि बाबा कैसे देखता है, उसी से ही रिलेटेड है ये भी। क्योंकि हम लोग, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसकी सोच उतनी लिमिटेड तक होती है, लेकिन माँ बाप देखते हैं कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है, वो उसके अंदर उसको आगे का विजन दिखा सकते हैं। तो टीचर बहनों को जब हम चार्ट देते हैं तो अपनी तरफ से तो हम बेस्ट ही कर रहे हैं ना, जब हम कर रहे हैं तो टीचर मैंने उसमें हमें गाइड कर सकती है, और वो उनमें परख शक्ति इतनी अच्छी होती है, और वो बाबा टच करता है तो हमें वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए पुरुषार्थ कराती है। इसलिए अपना चार्ट जरूर देना है टीचर बहनों को, एक गाइड की तरह, मेंटोर की तरह वहां से हमें हेल्प मिलती है। तो वो जो बाबा का विजन है, हम वहां तक पहुंचने में भी इजी हो जाता है हमारे लिए। ओम जी शांति। जी, वंडरफुल। उर्मिला बहन जी। Om Shanti. Please pass this question. प्रिंसी बहन। ओम शांति भाई जी, ये इस मुरली में नहीं था, वो मैं नेक्स्ट मुरली पढ़ रही थी, उसमें था। उसमें बाबा ने कहा यदि हम टीचर बहनों को अपना चार्ट दिखाते हैं तो वो बहनें हमें सर्टिफिकेट देती हैं, जैसे सर्टिफिकेट हमें नेक्स्ट क्लास के लिए आवश्यक होता है। ऐसे बाबा कहते वो टीचर बहनें ही वहाँ पर बैठेंगी धर्मराजपुरी में। हम 8 जो बहनें बैठेंगी, उन्हों को वहाँ से पास होने के लिए वो सर्टिफिकेट काम आएगा। जब हम यहाँ पर सर्टिफिकेट लेंगे तो वो वहाँ पर हम सीधा परमधाम जा सकेंगे। तो वो सर्टिफिकेट वहाँ हमें आवश्यक, वहाँ उसको क्रॉस करने के लिए आवश्यकता होगी। ये मैंने वहाँ पढ़ा था। ओम शांति। कौन सी मुरली में पढ़ा था आपने, ये डेट पता है आपको? हाँ जी भाई, 1 मिनट में बताती हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, आप इतने बात कीजिए, मैं ढूंढ कर ठीक बताती है, हूँ। चैट पे भेज देना बाद में। जस्ट मैं जानना चाहता था, इससे कोरिलेट पॉइंट है इसलिए। विजय बहन। मुझे लगता है कि अगर चार्ट हम किसी को दिखाएं तो डिसिप्लिन आ जाते हैं। जैसे कि आप हमें 5 स्वरूप का अभ्यास करना बोलते हैं और चार्ट देते हैं ना, तो वो याद रहती है 5 करना ही है, तो किसी भी तरह समय निकाल के मैं कर लेती हूँ, 5 प्लस ज्यादा। तो इसी तरह अगर चार्ट मैं किसी को दिखाऊंगी तो वो अलबेलापन चला जाएगा और मुझे वो अंदर में रहेगा कि मुझे करना ही है। ओम शांति। जी, राम प्रकाश भाई। ओम शांति भाई जी। चार्ट रखने के जो फायदे हैं वो तो निश्चित है कि हम अपनी प्रोग्रेस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बहनों को दिखाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर हमारी कोई कमी है तो वो हमें बता देंगे, हम उसमें सुधार कर लेंगे। थोड़ा हम सावधान भी रहेंगे, सतर्क रहेंगे और अच्छा चार्ट रखने की कोशिश करें। तो वो दूसरा ही जब बताएगा तभी होगा, अपने से तो अच्छा हमेशा होता है। जी, वंडरफुल, धन्यवाद। थैंक यू। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया है। विजय भाई ने भी मेंशन किया है, चार्ट रखने से अटेंशन ज़्यादा रहता है। तो जैसे टीचर बहन चेक करे या नहीं चेक करे तो ये सेकंड स्टेज है ना? चेक करे तो बहुत अच्छी बात है, हमें गाइडलाइंस दे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ भाई बहनें हम टीचर बहनों को बस हमारा ऐसे भी चार्ट देते हैं, 1 हफ्ते का चार्ट, तो हमारा अटेंशन ज़रूर रहेगा और हम अलबेले नहीं होंगे। क्योंकि हम अगर मान लीजिए किसी दिन चार्ट नहीं भर पाते हैं, तो हमें फिर अंदर से कहेंगे कि अगले हफ्ते अगर हम देंगे टीचर बहन को, तो उनकी नज़र में आएगा कि यार हमारा चार्ट तो इनकम्प्लीट है। तो हम जब खुद की चेकिंग करते हैं तो शायद थोड़ा अलबेलापन आ सकता है। लेकिन अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि नहीं, अगर हमें चार्ट सबमिट करना है किसी को, तो ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन रहेगा, भले वो व्यक्ति हमें कुछ बोले या नहीं भी बोले। तो आप में से भी कुछ होंगे कि जो शायद इतना सेंटर में रेगुलरली नहीं जाते होंगे, या फिर उनकी टीचर बहन शायद इतनी इंटरेस्टेड नहीं होगी चार्ट कलेक्ट करने में। लेकिन फिर भी अगर हम ये प्रैक्टिस बना ले कि हम कुछ भी चार्ट भले भर के बहनों को दे और उनसे वेरीफाई कराए, भले उनसे साइन ले, बहन जी हमने ये हफ्ता ये पुरुषार्थ किया है, आप प्लीज इसे चेक कर दो या आप प्लीज साइन कर दीजिए, नेक्स्ट हफ्ते हम वापस बताएं, तो पुरुषार्थ की विधि और बढ़ जाएंगी। तो ये पॉइंट भी हमें अच्छी लगी। और बाबा ने इसके साथ एक और चीज इसमें ऐड की है। एक तो बाबा ने बताया है कि निमित टीचर बहन को दो और 4 हफ्ते के अंदर मधुबन भी भेजो। तो एक हमें ये भी रहेगा कि हेड ऑफिस में भी हमारा चार्ट जा रहा है। ऑब्वियसली हेड ऑफिस में तो कोई इतना पढ़ने वाला नहीं है, शायद उस समय तो पढ़ते थे क्योंकि उस समय ग्रुप बहुत छोटा था। लेकिन अगर हम वो भी एक लक्ष्य रखें
तो हमारा अटेंशन रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बाबा ने इसमें इस मुरली में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग चेकिंग की बातें बताई हैं। जैसे 1 घंटे का, 8 घंटे का, 1 सप्ताह का, 4 हफ्ते का। तो इसकी आवश्यकता क्यों है? हमें बाबा ने किस प्रकार अलग अलग प्लानिंग करने की विधि बताई है? क्योंकि बहुत डिटेल में बाबा ने अलग अलग चीजों पे, एस्पेक्ट पे बताया है। तो कोई थोड़ा इस पे लाइट देना चाहेगा? आप चाहे तो समय ले सकते हो, अगर आपके सामने मुरली है। बाबा ने हर चीज के बारे में अलग अलग बताया, चेकलिस्ट पे अलग बताया है, 1-1 घंटे का चेकलिस्ट के बारे में बताया, दिन के प्रति भी बाबा ने कुछ बताया है। फॉर एग्जाम्पल, दिन के लिए कोई स्लोगन लेना, सप्ताह के लिए बताया है। तो क्या क्या चीज बाबा ने हाईलाइट की इस मुरली के अंदर? एक एक एस्पेक्ट पे आप बताए तो भी चलेगा, सारा एक एक व्यक्ति नहीं बताए। सुषमा बहन जी। ओम शांति। सुषमा बहन जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ जी। जी बोलिए। हाँ, एक तो बाबा ने ये बताया, एक दिन की हमारी प्लान बनाना है कि आज के दिन अव्यक्त स्थिति का कितना परसेंटेज और कितना समय निकाला है हमें पूरे दिन में, बीच बीच में हमें अव्यक्त स्थिति में हम कितना रहते हैं। तो ये तो एक दिन का चार्ट हो गया। तो इस ओके, प्रकार अपन एक दिन में अनेक कार्य कर सकते हैं। दिलीप भाई। अभी बाबा ने बताया है कि अगर बाबा के मुरली में स्लोगन आते हैं, वो अगर स्लोगन भी याद रखेंगे और उसको रिपीट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज बाबा ने 4 स्लोगन जो बोले हैं, अब नहीं तो कब नहीं, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख कर और करेंगे, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मिटेंगे नहीं, मिटेंगे लेकिन हटेंगे नहीं। ओम शांति। जी, ये भी बहुत नवीन पॉइंट बाबा ने बताई। एक स्लोगन ले सकते हैं और उस थीम के ऊपर हम दिन भर अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, इसमें ऐसा है, आप जो भी चार्ट भरते हैं, अभ्यास करते हैं, उनका अनुभव रहेगा। बाबा का फोकस ये है कि भाई निरंतर याद रहना। हम केवल 2 घंटे की याद नहीं रखना। आपको तो 22 घंटे फिर आप माया को दे देते हो। निरंतर याद रखना। अब निरंतर याद ऐसे तो रखना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि बुद्धि से खिसक जाती है। तो ये एक अच्छा टूल बाबा ने बताया। कोई भी स्लोगन ले सकते हैं और उसे हम जो भी कर्म करते हैं उसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेते हैं अब नहीं तो कब नहीं, तो फिर जो भी कार्य करे, अरे चलो ये करो, अब नहीं तो कब नहीं, हर कार्य के साथ अगर जोड़ देते हैं तो अभ्यास में नवीनता आ जाती है। या फिर सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो हर कार्य के पहले वो याद रखना। तो वो भी बाबा ने बताया। गायत्री बहन जी। गायत्री बहन, हाँ बोलिए। बाबा ने कहा है कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। 8 घंटे का लक्ष्य रखने के लिए हमें अपने टाइम टेबल को ऐसा बनाना है कि हम समय के अनुसार चलें। और बाबा कहते हैं कि अगर तुम गलती कर भी देते हो तो उसको दिल शिकस्त होके नहीं रुकना, टिक लगाओ, और जो क्रॉस हो गया उसके ऊपर दोबारा सोचो और अगले दिन के लिए उसमें करेक्शन करने की कोशिश करो। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम अपने 8 घंटे के चार्ट को पूरा कर पाएंगे। एक जने चैट में लिखा है, सतीश भाई ने, कि डिवाइड माइक्रो टू अचीव मैक्रो। बहुत अच्छा पॉइंट है। तो बाबा ने इसका एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे बड़े व्यक्ति होते हैं, वो अपने हर घंटे का चेकलिस्ट बनाते हैं कि ये घंटे मुझे ये टास्क करना है, और उससे क्या होता है, वो ज्यादा अचीव कर पाते हैं। क्योंकि बाबा ने बोला था, अगर हमारे पास टास्क ही कम होते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति नहीं है, कोई छोटा ही है, माना ज्यादा उनको दिन भर में कारोबार नहीं रहता है, तो वो कभी अपना शेड्यूल नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता है भी आज दिन में मुझे 2 काम करना है, 3 काम करना है। लेकिन जब हमारे पास
काम बढ़ जाता है, मान लीजिए हमारे पास 10 काम करना है, 15 काम करना है, तो हम विचार करते हैं कि भई हम कुछ काम सुबह करें, कुछ बीच दिन में करें, दोपहर को करें, कुछ शाम को करें। मान लीजिए अगर हमारे पास 25-30 काम हैं, तो फिर वो मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर हम टाइम टेबल नहीं बनाएँगे। तो बड़े व्यक्ति जो होते हैं, आपने नोट किया होगा उनके इतने सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, इतने सारे उनके कारोबार होते हैं दिन भर में, तो अगर वो चार्ट बनाएँगे कि मुझे ये घंटे पे ये 5 चीज़ें करनी है, ये घंटे में ये 6 चीज़ करनी है, पहले से ही प्लान करेंगे, तो चांसेस ये है कि वो ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। तो बाबा ने फिर वो उनसे भी तुलना करके कि बताइए उससे भी बड़े तो आप बच्चे हो। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि वो एक चेकलिस्ट जैसा या फिर हम 1-1 घंटे के लिए हमारे लिए सीमित करें। तो जैसे इसको भी समुराई टेक्निक कहते हैं। आप लोग थोड़ा स्टडी करना कोई इंटरेस्टेड अगर है, जापान का टेक्निक है कि कन्वर्टिंग बिगर टास्क्स इंटू स्मॉलर बेबी स्टेप्स। बड़े टास्क मैक्रो को अचीव करने के लिए माइक्रो स्टेप्स में चेंज उसको कन्वर्ट करना। तो अगर हमारा उस प्रकार अटेंशन रहेगा, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा कि हम निरंतर जो 8 घंटे का लक्ष्य है या फिर फॉर दैट मैटर 24 घंटे भी धीरे-धीरे हम अचीव कर पाएँगे, क्योंकि हमारा कंप्लीट अटेंशन हमारे ऊपर रहेगा दिन भर में। गौरव भाई, आप कुछ ऐड करना चाहोगे? ओम शांति। जी भाई साहब, यही मैं वाला पॉइंट बाबा ने जो लिखा था, 1-1 घंटे का चार्ट बनाइए और फिर बाबा ने बोला था उस पर राइट भी डाल, तो आपने एक्सप्लेन किया यही पॉइंट मैं पढ़ना चाहता। आपने भाई साहब कौन सी टेक्निक बताया, एक बार दोबारा बताएंगे? समुराई टेक्निक। समुराई टेक्निक। हाँ। जी, ठीक है, हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। थैंक यू। एक जने का डेट टाइट रखने से सफलता सहज मिलती है। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ इसमें और है चार्ट के विषय में, कभी-कभी हम बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, है ना? सभी का अनुभव होगा कि इतने सारी चीज़ें भी अगर हम चार्ट में रख देते हैं, ये करना है, वो करना है, तो और वो होता नहीं है, तो उसका भी बहुत टेंशन आ जाता है कि भई वो हो क्यों नहीं रहा है। तो हमारे ख़्याल से चार्ट में मतलब वो तो बात आप रखो ही स्थूल चीज़ें, किसी बहन ने एकदम शुरू में जिन्होंने बताया था, उन्होंने ऊपरी-ऊपरी बात से बताया था, जैसे मुरली पढ़ना या सुबह-शाम योग करना, वो सब बातें तो ठीक है, बट मेन हमारी क्या है ना, बाबा अवस्था चाहते हैं, अव्यक्त स्थिति हमारी कितनी रहे। तो बहुत बार ऐसे कॉन्टिजेंसीज़ भी आ जाते हैं, हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हमने इस 1 घंटे के लिए प्लान किया है, लेकिन दूसरा कुछ कार्य आ गया, तो वो हमारे से छूट जाता है, वो हम अभ्यास नहीं कर पाते हैं। और फिर जब ये दिन कंप्लीट होता है, तो ऐसा लगता है कि भई इतने सारी चीज़ तो छूट गए हैं और फिर उससे खराब लगता है कभी-कभी कि हमारा तो ये हो नहीं पा रहा है और फिर 3-4 दिन हम वो अभ्यास नहीं कर पाते, तो हम फिर छोड़ देते चार्ट भरना। तो हमारा चार्ट फ्लेक्सिबल भी हो और ईज़ी गोइंग भी हो। ईज़ी गोइंग मतलब ऐसा नहीं कि भई कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ दे या फिर हम चार्ट में कुछ लिखे ही नहीं। नहीं, हमारा कुछ चीज़ छूट जाती है तो उसके ऊपर ज़्यादा चिंतन नहीं करें। बाबा ने इसकी वही विधि बताई इस मुरली में, चेक करें और चेंज करें। उसके ऊपर ज़्यादा पीछे नहीं जाए, आगे के लिए हम ध्यान देवें। और दूसरी बात है कि हम भले चार्ट से डिविएट हो रहे हैं, लेकिन वो दूसरी चीज़ करते हुए हमारी मनसा अवस्था कैसे है? हम कितना अव्यक्त रूप में वो कार्य कर रहे हैं, वो बेसिक चेकिंग करने की आवश्यकता है। मान लीजिए भले मैं दिन के अंदर 16 घंटे या उससे भी अधिक घंटे लौकिक कार्य कर रहा हूँ, लेकिन लौकिक कार्य करते हुए मेरी अवस्था कैसी रही है? कितना लाइट रहा हूँ? तो वो मेरे कर्मयोग के चार्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटा ऑफ़िस का काम करें, भोजन का काम करें तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ उसमें जमा। अगर हम स्थिति में रहते हुए, अगर हम अपनी अव्यक्त स्थिति में रहते हुए या फिर कुछ अच्छा चिंतन करते हुए भी वो कार्य कर रहे हैं, तो वो घंटा हमारा जमा के खाते में जमा हो जाता है। लेकिन वही अगर हम विस्तार में चले जाते हैं, व्यर्थ में चले जाते हैं, बाबा ने उसका भी ज़िक्र इस मुरली में किया है कि अगर हम बहुत ज़्यादा व्यर्थ में चले जाते हैं, विस्तार को सार में नहीं लाते हैं, तो वो समय हमारा वेस्ट हो जाता है। तो चार्ट भी कैसे रखना है,
ये चार्ट में भी किस एस्पेक्ट पे ध्यान देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थूल चीजों पर से ज्यादा सूक्ष्म हमारी अवस्था पर अगर चेकिंग रखेंगे ना, तो उस पे हमें टाइट रखना है चार्ट। स्थूल चीजों में टाइट रखेंगे तो फिर कभी कभी छूट जाएगा। तो बहुत अच्छी पॉइंट भाई साहब ने बताई है, थैंक्स। दिलीप भाई, आप कुछ ऐड करोगे? नहीं, वो गलती से हैंड रेज रह गया। थैंक यू। ओके, मीनू बहन। ओम शांति। इसमें मुझे एक, जैसे हम टाइम टेबल के लिए एक एग्जांपल देते हैं सबको कि सबके पास 24 घंटे ही हैं, तो इट इज लाइक लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो उसको जैसे समझाने के लिए हम एग्जांपल देते हैं कि एक जार में अगर हम बड़े पत्थर डालें, भर गया, लेकिन फिर हम उसमें छोटे डालते हैं, फिर कहते हैं भर गया, फिर उसमें रेत डालते हैं, फिर कहते हैं भर गया, फिर कहते हैं पानी डालते हैं, फिर कहते हैं भर गया। तो एक बार भरने के बाद भी कितना, तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर रही थी, पहले टाइम टेबल पे ये बात मुझे ध्यान आई कि कैसे बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपना टाइम टेबल बनाओ, ताकि जो आपके बहुत सारे काम के बीच में छोटा छोटा समय बचता है, जो थोड़ा थोड़ा समय, वो भी आपका यूज हो जाए, तो आप अपने 24 घंटे को मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ। तो अभी जब ये बात हो रही थी चार्ट की, तो उसमें भी मुझे ये चीज बहुत अच्छे से समझ आई कि बाबा जैसे हमें कहता है, मेन हम पहले अपना एम बड़ा गोल रखें। अब वो बड़ा गोल एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, तो हम दिल शिकस्त हो जाएंगे, तो हम छोटे छोटे बेंचमार्क रखें। फिर उसके बाद वहां तक पहुंचने के लिए हमें और छोटी छोटी क्या ध्यान रखना है, फिर वो रखें। फिर हर वक्त हमारी स्थिति कैसी हो, तो इस तरह से करते करते, वो जब मैं सोच रही थी कि रेत और पानी की बात आई, तो बाबा हमसे क्या चाहता है कि हम हर कर्म करते हमारी स्थिति कैसे अव्यक्त बना सकें, कैसे हम हर वक्त बाबा की स्मृति में उस कर्म को कर सकें। तो वो ये चार्ट और टाइम टेबल से हमें फायदा मिलता है, वो अलर्टनेस रहती है, और हमारा एक एक सेकंड जो बहुत वैल्यूएबल है वो यूटिलाइज हो पाता है। थैंक यू। ओम शांति। जी, थैंक यू। हमारा अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर जाना हुआ था, ओआरसी। ओआरसी एक रिट्रीट सेंटर है दिल्ली के नज़दीक। मैं समझता हूँ भारत में मधुबन के बाद में सबसे बड़ा रिट्रीट सेंटर वही है। तो वहाँ के जो निमित बहन है, आशा बहन जी करके है, तो उनसे हम बात कर रहे थे और हमने उनको ये प्रश्न पूछा था कि बहन जी, आप इतने व्यस्त रहते हैं, इतने लोग आपसे मिलने आते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली से गेस्ट उधर आते रहते हैं, एट अ टाइम पैरेलल 3-4 भट्टियाँ चलती होती है। वहाँ के इतने सारे निवासी भाई बहनें हैं, इतने लोग मिलने आते हैं, टीचर बहनें, दिल्ली का बहुत बड़ा कारोबार होता है। तो वो हमने उनको देखा, ऑब्जर्व किया 2-3 दिन, इतने वो बिजी थे, बीच में दिल्ली भी उनका जाना था, राष्ट्रपति भवन में से भी उनको निमंत्रण था, और वो बहन बहन जी की अवस्था बहुत लाइट रहती है। तो हमने उनको ये चीज़, उनसे बातचीत में एक प्रश्न पूछा था कि दीदी आप कैसे मेंटेन करते हो? क्योंकि इतने व्यस्त आपका शेड्यूल रहता है, और बाबा बोलते पुरुषार्थ भी करो, चीज़ों पे ध्यान भी दो, तो आप कैसे बैलेंस करते हो? तो दीदी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, इसलिए मैं समझता हूँ आपके साथ शेयर करते हैं। दीदी ने बोला कि प्रफुल्ल भाई, मैं जैसे मुझे बीच में समय मिलता है, जैसे भी कोई मिलने आता है और कोई दूसरा व्यक्ति मिलने आने वाला है, और मुझे बीच में 2 मिनट का भी समय मिलता है, मैं अपने रूम में चली जाती हूँ, रूम के अंदर, और वहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर स्टडी कर लेती हूँ, कुछ 1-2 बाबा के पॉइंट्स पढ़ लेती हूँ, या कुछ नोट्स बना लेती हूँ, और वो मुझे इतना पावर भर देता है कि मैं फिर बाकी का जिसके साथ भी मीटिंग है या बाकी जो भी कारोबार है, क्योंकि उनका कारोबार बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, अचानक से कोई मिलने आएगा, कभी उनकी क्लासेस भी होते हैं इतने बीच-बीच में, और फिर उनके साथ जो उनकी बहन थी, वहाँ पे दिव्या बहन जी और ना 2-3 बहनें थे जो उनके अंग-संग रहते हैं। उन्होंने फिर और ऐड किया प्रफुल्ल भाई कि उनकी बहन जी की एक पर्सनल लाइब्रेरी है, जो उनके रूम के साथ अटैच है, और दीदी को हम जब भी देखते फ्री टाइम होता है तो वहाँ पे चली जाती है और कोई ना कोई किताब निकाल देती है, पढ़ती है, और उनकी खुद की डायरी है, उसमें नोट्स भी बनाते हैं। और आज तक भी दीदी कोई भी लेक्चर में जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते, उसमें अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं कि क्या उनको डिलीवर करना है, तो तैयारी करते हैं बीच-बीच में।
तो इसके लिए सेपरेट समय इतना नहीं मिलता उनको, लेकिन बीच-बीच में समय निकालते हैं ना, जैसे बेंजी ने बोला, वो तो मुझे वो ये पॉइंट याद आई। तो इस प्रकार से वो अपने अवस्था, अपनी चेकिंग भी करते रहते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। बहुत अच्छी प्लीज बातें भाई, मिली बेंजी से। प्लीज भाई साहब एक बार फिर बताइए, नेट चला गया था, सुन नहीं पाए हम। क्या बताया हमने? क्या चीज़ मिस हुई आशा आपसे बेंजी? आशा आशा दीदी के बारे में जो आप बता रहे थे, वो नेट चला गया था तो हम सुन नहीं पाए, एक बार फिर बता हाँ, दीजिएगा। शॉर्ट में बता देता हूँ। तो आशा हाँ दीदी जी। ने यही बताया कि जैसे उनको बीच में समय मिलता है, जैसे 2 व्यक्ति से उनको मिलना होता है, बीच में समय मिलता है, तो अपने कमरे में जाते हैं या उनके कमरे के साथ ही अटैच्ड छोटी-सी लाइब्रेरी है, स्टडी टेबल है उनके पास, और वहाँ पर उनके पास कुछ किताबें, उनकी खुद की डायरी है पर्सनल, वो रेफ़र करते हैं वो, और वो पॉइंट्स निकालते हैं या फिर उस पॉइंट्स पे चिंतन करते हैं, और वो भी वो पॉइंट्स लिखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सोचते रह जाते हैं। वो एक-एक पॉइंट जो उनको बोलनी है, वो सब चीज़ें लिखते हैं या फिर उनका जो चिंतन है वो लिखते हैं शॉर्ट में, और फिर वो बाहर आते हैं किसी से मिलने। जैसे टाइम मिलता है, अंदर चले जाते हैं, याद करते हैं बाबा को या जो भी है उनका, अभी वो इतना डिटेल में तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनका बोलने का भाव यही था कि बीच-बीच में समय निकाल कर वो अपनी चेकिंग करते हैं। अभी मैंने फिर उस टाइम पे खुद को चेकिंग किया, जब मैंने बहन जी के साथ मीटिंग करके अपने कमरे में आया, तो मैंने सोचा भाई मैं क्या करता हूँ बीच में? तो मेरा तो उत्तर यही था, भई एक व्यक्ति से मिलते हैं, दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं, बीच में हम क्या करते हैं भाई, चेक करते हुए व्हाट्सएप पे किसका मैसेज आया, बीच में हम चेक करते हैं भाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्थूल चीज़ें या व्यर्थ बातें चली जाती है, भई इनसे क्या बात करनी थी, उनसे क्या बात करनी थी। तो हमने फिर अपने ऊपर चेक किया कि भई हमारा अटेंशन कितना रहता है बीच में। क्योंकि टाइम, जो बहुत बिज़ी व्यक्ति होते हैं ना, उनको बहुत प्लान करना पड़ता है चीज़ें, इतना ईज़ी नहीं होता है। तो खैर ये बहुत डिटेल चर्चा है, फिर कभी समय मिलेगा तो हम 1-2 अ विशेष 1 आध 2 सत्र टाइम को कैसे हम बहुत अच्छे से सफल कर रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? क्योंकि समय ही एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड है हम सबके पास। समय का खजाना बहुत लिमिटेड है, बाकी सब खजाना अनलिमिटेड है। लेकिन समय के खजाने को अगर हम अच्छे से सफल कर लेवे, तो बाकी खजाने ऑटोमेटिकली हम सफल कर पाएँगे। इसके लिए हमने सोचा आज का सत्र खास इस पे हम फ़ोकस करें। कल की मुरली लकीली आधी रह गई थी, तो वो भी कंप्लीट की और बाबा ने बहुत अच्छी तरीके से समय के ऊपर बताया है। तो चलो हम बाबा को याद करते 2-3 मिनट, समय हो गया है। आज बाबा से हम प्रतिज्ञा करें कि बाबा, हम कुछ अपने प्रोग्रेस के लिए लिखित रूप में, बाबा ने देखो इस मुरली में कम से कम 4 या 5 बार लिखित शब्द ज़रूर लिखा है। या तो डायरी के रूप में लिखा है या अ लिखने के लिए कहा है। तो हम सभी बाबा से प्रतिज्ञा करें या बाबा को कुछ प्लान सुनाएँ कि बाबा हमारा दिन का प्लान हम आपको, बाबा ने इस मुरली में अमृत वेला कहा है, आप चाहो तो पिछले रात को भी कर सकते हैं। पिछले पिछले दिन प्लान करना भी एक बहुत अच्छी विधि होती है ताकि अमृत वेला में ज़्यादा हमें सोचना नहीं पड़े। हुँ, तो बट या आई लीव अप टू यू, मतलब क्योंकि बाबा ने इस मुरली में अमृत वेला भी कहा है, तो आप तभी भी प्लान कर सकते हो। लेकिन आज बाबा से हम प्रतिज्ञा ज़रूर करें कि या तो हम अगर प्लानिंग कर रहे भी हैं तो उसमें क्या रिफाइननेस लाएँगे, और अगर नहीं कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ लेकर हम बाबा को अपना टाइम टेबल देंगे। और आज बाबा ने जो बातें की है, वो चार्ट भरने की बात नहीं की है। ये 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टाइम टेबल बनाना और दूसरा होता है रात को सोने के पहले चार्ट देना। तो बहुत बार बाबा रात्रि की बात करते हैं, माना क्या-क्या दिन भर में एक्टिविटी क्या है वो बताना। बट आज बाबा ने डायरेक्टली प्लानिंग के ऊपर ही हमें अटैक किया है कि प्लानिंग आप कैसे कर रहे हो। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाबा को प्लान सुनाएँगे और फिर क्लोज़ करेंगे। ओम शांति।
ओके, थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। गुड डे। कल मिलते हैं नेक्स्ट मुरली के साथ।